वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आपके रेलवे के अंदर जो एएलपी की वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आ रही है रेलवे लोको पायलट की, जो 2025 की जो आपकी वैकेंसी है उसके अंदर कितनी क्या पोस्टें हैं, किस जोन से कितनी पोस्टें, कहां से फॉर्म भरा बेटर होगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अंदर क्या एज का क्राइटेरिया है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म के अंदर कब करेक्शन हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। स्पेशली इसी के बारे में जो रेलवे लोको पायलट की जो वैकेंसी है इसके बारे में, कहाँ से अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, कहाँ से आप फॉर्म भरे तब आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, इन सब की चर्चा आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो एक बार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का पुनः वेलकम है। अभी हम बात करने जा रहे हैं आपके पास तो रेलवे की जो एएलपी की वैकेंसी निकली है, कौन सी एएलपी, रेलवे एएलपी की जो आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की जो आपकी 2025 की जो विज्ञप्ति है, ठीक है, 2025 की रेलवे की पहली विज्ञप्ति है जिसके आपकी असिस्टेंट लोको पायलट जो एएलपी की वैकेंसी निकली इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर ले, जो ये आपकी जो एएलपी की वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट ये रेलवे के अंदर कौन से लेवल की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है। सबसे पहले आपको बताऊं ये किसकी है, लेवल 2 की वैकेंसी है, ठीक है, रेलवे के अंदर ये लेवल 2 की वैकेंसी है और लेवल 2 की वैकेंसी और इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है, इसका जो बेसिक है वो कितना है, 19,900 इसका बेसिक पेमेंट रहता है। फिर बेसिक के बाद डी एचआर है वो जुड़ के पेमेंट आपके पास जो भी और भी अलाउंस है वो मिलते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक है वो कितना है, 19,900। इसके बाद हम इसमें बात करें, इसके मेडिकल क्राइटेरिया की बात करें कि भाई इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो भाई A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रेलवे एएलपी की वैकेंसी में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब आपकी जो आई साइड है वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, बिना चश्मे के आपको एक एक चीज आराम से दिखनी चाहिए, सब चीज आपको पता चलनी चाहिए, तो वो आपके इसके अंदर जो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात होगी। अब हम इसके बाद कर रहे हैं भी इसके अंदर फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट क्या थी, फॉर्म कब स्टार्ट हुए, ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट आपको पता है 12 अप्रैल से एएलपी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 12 अप्रैल 2025 से एएलपी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 11 मई 2025। और इस एएलपी का फॉर्म कौन भर सकता है, कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, भाई कौन इसका फॉर्म भर सकता है वो भी आपको पता चले, क्या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो ये एएलपी की वैकेंसी का आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, भाई 10th के साथ आपके पास आईटीआई, ठीक है, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए या आपका इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसके अंदर, या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर या आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 10th के साथ आपकी आईटीआई की हुई है तो आप 10th की हुई है और 10th के बाद आपके पास आईटीआई भी हो रखी है तो उसके बाद आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, अभी आईटीआई की अपेयरिंग है या क्या है, तो जो फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो कितनी है आपके पास, 11 मई 2025। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को, भाई फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि को है इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहां तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट से पहले, भाई लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आता नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, तो ये इस चीज का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए, इसकी क्या योग्यता है, ठीक है। ये फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट होगी, लास्ट डेट होगी, और इसका जो फॉर्म भरने का आपका पेमेंट है वो आप कब कर सकते हो, 13 मई तक पेमेंट करने की डेट है। पेमेंट पे करने की जो डेट है वो कितनी है आपके पास,
13 मई, भाई 13 मई तक क्या कर सकते हो आप इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के लिए खूब सारे ऑप्शन हैं। यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट्स करते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म के अंदर करेक्शन की डेट। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया और उसके अंदर भी करेक्शन आप कब करा सकते हैं, करेक्शन की क्या डेट है कि भी कब से कब तक आप इसके अंदर के फॉर्म भरते समय अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके अंदर सुधार आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो ये जो सुधार करने की जो डेट है वो आपके पास कितनी देर की है, 14 मई से 23 मई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कि अगर आपके कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक के अंदर आपका क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ चीजें हो गई। फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो आपकी जो वैकेंसी है इसका एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य है, कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो एज की सबसे पहले भी आयु की गणना किस डेट को होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रेलवे ने जो एएलपी की वैकेंसी निकली है इसमें जो आयु की गणना है वो आपके कब होगी, 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 के अनुसार आपकी एज का क्राइटेरिया यहाँ निर्धारित किया गया है कि भाई 1 जुलाई 2025 को क्या आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज का क्राइटेरिया जो निर्धारित किया हुआ है वही क्राइटेरिया जो पहले से है 18 से 30 साल वाले इसके क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 30। फिर 18 से 30 वर्ष के बीच वाले इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम कुछ जो किसी को फॉर्म एज के अंदर क्या होती है, भाई मिनिमम एज में तो कोई छूट होती नहीं है, जो अधिकतम आयु सीमा के अंदर आपको पता है जो छूट होती है वो सभी आपको वैसे पता होगी, नहीं पता तो भाई जो आपके पास जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस उनके लिए कोई, तो ओबीसी के अंदर आप नॉन क्रिमिनल में आते हो तो आपको पता है इसके अंदर कितने साल की छूट होती है, 3 साल की छूट होती है अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल के में आते हैं। फिर अगर एससी एसटी की बात करेंगे, इसकी बात करें एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर कितनी छूट मिलती है, 5 वर्ष। एससी एसटी को अधिकतम आयु सीमा में कितनी छूट मिलती है, 5 वर्ष की छूट मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं अगर एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो एक्स सर्विसमैन वालों को भी क्या मिलती है, इसके अंदर छूट मिलती है 5 वर्ष 10 वर्ष अलग अलग है एक्स सर्विसमैन की। जो इसकी जो आपकी विज्ञप्ति है उसमें आगे किस चीज के बारे में क्लियरली लिख रखा है और विज्ञप्ति आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, वहां पे आपको क्या कर जाएगा इसकी कंप्लीट विज्ञप्ति मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका क्या क्या रहेगा सॉल्यूशन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं और उसके बाद अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है ग्रुप डी का ग्रुप सी का, अगर रेलवे के अंदर जो सर्विस कर रहा है ऑलरेडी ग्रुप डी एंड ग्रुप सी के जो कैंडिडेट हैं अगर उनकी मिनिमम 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो रखी है, मिनिमम 3 साल की अगर उनके पास मिनिमम 3 साल की क्या हो रखी है सर्विस अगर कंप्लीट हो रखी है तो 43 इयर्स के जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई एज क्राइटेरिया के बाद अदर जो भी हैं उनके भी एज क्राइटेरिया। तो ये तो हमने बात कर दी भाई आयु की। अब आयु के बाद हम बात क्या करते हैं फिर इसके अंदर जो पोस्टों का क्राइटेरिया है वो किस टाइप से है, कितनी क्या पोस्ट है। वैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो आपको पता होगी। ये जो कुल पोस्ट है कुल पोस्टों की जो संख्या है वो आपके पास कितनी है, 9,970 वैकेंसीज ये रेलवे ने निर्धारित की है, ठीक
ठीक है। ये आपके पास क्या है, कुल पोस्टों की संख्या वो कितनी है आपके पास 9970, ठीक है। 9970 आपके पास यहाँ पे क्या है, कुल पोस्टों की संख्या है। और जो सबसे मैक्सिमम पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्टें हैं वो किस जोन से आपके पास, एससीआर जोन, जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद के अंदर भी जो एससीआर जोन है वहां सबसे ज्यादा पोस्ट है। सबसे ज्यादा कौन से कहां पे पोस्ट, एससीआर, ठीक है। फिर सिकंदराबाद हो गया, मुंबई जोन हो गया, भुवनेश्वर जोन हो गया, ठीक है। ये जो जोन जानते हैं आपके पास पोस्टों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, पोस्टों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो अदर जोन बच कुछ जोन है जहाँ पोस्ट बहुत कम है, जैसे अजमेर का हो गया, इलाहाबाद का हो गया, ये अहमदाबाद, ये कुछ जोन है जहाँ पर पोस्टों की संख्या बहुत कम है। तो आप जहाँ जिस जोन में रहते हैं, ठीक है, जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहे, फिर ज्यादा पोस्ट है तो वहाँ कट ऑफ कम रहेगी। बाकी जो रेलवे लोको पायलट की जो कट ऑफ रहती है बहुत ज्यादा कट ऑफ रहती नहीं है इतना। आपको इसे अगर आप सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इजीली आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो यार किसी भी जोन से बने कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कट ऑफ का फर्क रहेगा। अगर आपका साउथ वाले जो जोन से भरोगे तो वहां थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। बाकी अदर जो जोन है, अगर नॉर्थ जोन से आप कहीं से भी बढ़ते हैं तो वहां हमेशा कट ऑफ ज्यादा रहती है। ये कट ऑफ की कुछ बातें होगी। अगर हम फॉर्मों की बात करें, कि फॉर्म अभी जो है फॉर्म आपके पास, अगर हम बात करें तो फॉर्मों की बात करते हैं, जो आपका अजमेर जोन है, भुवनेश्वर जोन है, ठीक है, वहां से फॉर्मों की संख्या भी बहुत ज्यादा, अभी तक 32-33 हजार लगभग इन जोन से फॉर्म भरे गए हैं। बाकी कुछ जोन से फॉर्म और भी, मुंबई जोन की बात करें तो 27-28 हजार के समथिंग फॉर्म भरे हुए हैं। तो फॉर्म ये ऑटोमेटिक, तो ये फॉर्म भरे हुए हैं। अब हम आगे इसके बात करते हैं, इसके अंदर आपका जो ये इसके जो आपके पास सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, कि क्या किस टाइप से सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास होगी इसके अंदर सीबीटी 1 का आयोजन होगा। किसका होगा, सीबीटी 1, ठीक है। सबसे पहले सीबीटी 1 का आयोजन होगा। और सीबीटी 1 के अंदर जो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, सीबीटी 1 के अंदर जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का पेपर आता है। सीबीटी 1 के अंदर आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके पास सीबीटी 1 के अंदर 75 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सीबीटी 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और आपके पास 60 मिनट्स का क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है, 1 घंटे के अंदर ये 75 क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 के अंदर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपके पास है, 35% मिनिमम जो जनरल कैटेगरी उनके लिए बनने चाहिए, इससे कम वाला सीबीटी 2 के लिए योग्य नहीं होगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट रहती है। फिर उसके बाद उसकी कट ऑफ का निर्धारण होता है। मेनली तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया भी आपका क्या होना, मिनिमम क्वालिफाई कंप्लीट होना चाहिए। फिर 35% आपके पास आना चाहिए सीबीटी 1 के अंदर, तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई। फिर अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, वे जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसके अंदर सीबीटी 2 के अंदर 2 तरह के पेपर होते हैं। कितने तरह के पेपर होते हैं, 2 तरह के, 2 पार्ट में पेपर होंगे, एक तो ए पार्ट और एक बी पार्ट। 2 पार्ट के अंदर क्या होंगे, ये पेपर होंगे, ठीक है। जो ए पार्ट का पेपर होगा, ए पार्ट वाले पेपर के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ए पार्ट का पेपर होगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और उसके अंदर आपके पास जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा, 90 मिनट्स का टाइमिंग है। 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न आपको क्या करने हैं, हल करना है। इसमें आपका जो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके का और इंजीनियरिंग से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो आपका पर्सन है वो इसके अंदर जा जाएंगे। और जो बी पार्ट है, उस बी पार्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन किसमें आते हैं, बी पार्ट के अंदर। और इसके अंदर जो आपके पास टाइम होता है वो कितना होता है, 60 मिनट का टाइम होता है। मतलब सीबीटी 2 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 175% टोटल आते हैं। और आपके पास 2.5 घंटे का समय रहता है उसको हल करने का। ये हो गए हमारे पास सीबीटी 2
टू। उसके बाद थर्ड प्रोसेस इस वैकेंसी के अंदर आपके पास क्या होता है, थर्ड प्रोसेस जो होता है वो आपके अंदर उसमें क्या होता है भाई, कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, साइको टेस्ट। क्या कि भाई साइको का जो एग्जाम होता है, साइको टेस्ट होता है ना, वो इसके अंदर ही बोलते हैं अपन कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एएलपी के अंदर क्या होता है आपका, साइको टेस्ट। तो ये थर्ड के अंदर प्रोसेस में आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करोगे तो आप उसके बाद आपका साइको का, साइको के बाद आपका फोर्थ जो है उसके बाद क्या होगा आपके पास, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक होगा, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस फोर्थ जो प्रोसेस है वो इसका क्या है, मेडिकल का, भी मेडिकल क्राइटेरिया आप, तो आपका यहाँ पे मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिफ्थ प्रोसेस है वो आपके पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपको क्या हो जाएगी, इसकी कट ऑफ निर्धारित होगी और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये एएलपी की वैकेंसी का जो कुछ प्रोसेस है वो हमने आज इसके बारे में चर्चा करी हुई एग्जाम के। अरे एग्जाम पैटर्न के अंदर किसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम विस्तार से आगे की क्लासों के अंदर उसके अंदर और हम विस्तार से क्या करेंगे उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम एक क्या किस किस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी है उसके अंदर कितनी पोस्ट हैं, आप किस जोन से फॉर्म भरे, कहां से फॉर्म अभी ज्यादा भरे गए, कहां कट ऑफ कम रहती है, और क्या इसकी एज क्राइटेरिया है, कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले, कब एंड होंगे, कब इसमें करेक्शन हो सकता है, इनके बारे में चर्चा की हमने। इसके जो सिलेबस पैटर्न है इसके बारे में भी आज की क्लास के अंदर हमने चर्चा की है। और फॉर्म आप जब भी भरें फॉर्म के एक चीज को स्पेसिफिक, अगर आपके पास अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको पता है ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है, तो आप सर्टिफिकेट 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो आप सर्टिफिकेट रिन्यू करवा के ही फॉर्म भरें। और सेंट्रल ओबीसी, क्योंकि आप सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और बाकी अगर आप जो फीस का क्राइटेरिया, आपको फीस के बारे में वैसे आपको पता है रेलवे के अंदर जितनी भी वैकेंसी होती है लगभग फीस का जो भी ज्यादा वैकेंसी आरआरबी करवाती है उनका सबका फीस का क्राइटेरिया क्या होता है, फिक्स होता है। फिर फीस के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, फीस का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको पता है जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, इनके लिए कितनी फीस होती है आपको पता है, 500 रुपए फीस पे करनी होती है। और अगर आप सीबीटी 1 के अंदर उपस्थित होते हो तो आपको उसके अंदर 400 रुपए आपको क्या है रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी होती है, और बैंक डिटेल आप जब भरते हो तो उसको सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है, जिससे वापस आपको जब फीस का पेमेंट वापस हो रिटर्न हो तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो फीस का ये क्राइटेरिया है। और जो अदर आपके पास रहते हैं बच गए, जो एससी एसटी हो गए, फीमेल हो गए, और ईबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ना, उनके सबका जो फीस है वो कितना है 250 रुपए। बाकी जो बच गए उनका फीस कितनी है 250 रुपए। ईबीसी के अंदर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर कौन आते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम होती है, ठीक है, तो उनके लिए जो फीस कितनी लगती है 250 रुपए। और उसके अंदर आप जब सीबीटी 1 के एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 250 रुपए जो आपकी जो फीस हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इन चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना, उसका आय प्रमाण पत्र, उसका एक फॉर्मेट भी है विज्ञप्ति के अंदर दे रखा है, तो वो आपको पहले से बनवा के रखना होता है। अगर आपकी आय 50,000 से, पारिवारिक आय 50,000 से कम नहीं है, फिर भी आप 250 रुपए के चक्कर में अगर फॉर्म भर देते हैं, फीस कम के चक्कर में फॉर्म अगर आप ईबीसी से भर दिया, तो फिर आपके लिए जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां उस समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए 200-300 रुपए के चक्कर में आप फॉर्म अप्लाई करें तो
जो फीस का करंट है, अगर आप ईबीसी मानते हैं आपकी कार पर तो 50,000 कम है तभी आप उस ऑप्शन को भरें, नहीं तो आप जो आपके 500 रुपए फीस लग रही है उसी से पेमेंट। तो आज की क्लास के अंदर जो भी रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी के अंदर काफी जो चीजें थी वो हमने आज की क्लास में डिस्कस की, और कुछ नई अपडेट के साथ हम अगली क्लास में आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।